हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुकुल साहब। डॉक्टर सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू वेरी मच कमर साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं ज़ाहिर बात है आपसे जब भी बात करनी होती है तो एक थ्योरेटिकल बात है, एकेडमिक डिस्कशन करनी है और वो ये है कि आप इंडिया यूएस ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं पर्टिकुलरली इन द पोस्ट ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेकंड टर्म जीती है और अगर आप जी, अभी देखें रिसेंटली जो डॉक्टर जयशंकर आए हुए थे वॉशिंगटन में तो आपने देखा कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की और पाकिस्तान के ऊपर बायलैटरल्स में भी बात की, मीडिया के अंदर भी बात की और जैसे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इसमें से किसी ने किसी को सर्व नहीं किया और साथ में उन्होंने F-16 का भी ज़िक्र कर दिया कि क्यों दिया आपने ये इक्विपमेंट, ये क्यों असिस्टेंस दे रहे हैं? जबकि अपनी 2008 के बाद इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर आई थिंक इम्पोर्ट है दैट इज़ अराउंड $20 बिलियन फ्रॉम द यूएस। तो आप इसको इंडिया का ये जो बिहेवियर है एज़ ए इंडिया का जो रिलेशन है विद द यूएस 2019 के बाद इसको कैसे देख रहे हैं और ये जो असर्ट कर रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए हम रिवर्स जाते हैं, पहले पिछले 1 हफ्ते की बात करते हैं, देन वी विल गो बैक। ओके, आई थिंक इंडिया थोड़ा नाराज़ है अमेरिका से, थोड़ा चिढ़ा हुआ है कि अमेरिका ने बेसिकली गूगली डाल दिया इंडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान को $450 मिलियन का F-16 की एड दी। ठीक है, स्पेसिफिक एड है। अगर इंडिया को किसी पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी से अगर परेशानी है, तो वो F-16 से है। तो अगर आप जाके डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे कि इंडिया ने रफ़ाले क्यों लिया और अमेरिका ने क्या ऑफ़र किया था, ख़ासतौर से अगर आप F-21 को गूगल करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया की जो एयर सुपीरियॉरिटी जो इंडिया चाहता है, इंडिया वांट्स एन F-16 जो पाकिस्तान के F-16 से सुपीरियर हो। पाकिस्तान के पास 2 किस्म के F-16 है, एक जो डायरेक्टली लिए हैं और जो जॉर्डन से लिए हैं। So India wants F-16s that are better than them और उनके साथ एंगेजमेंट में दूर से मार दें। यानी जो मिसाइल रेंज इंडिया जो चाह रहा है, दे वांट इट मोर देन द पाकिस्तानी F-16 की रेंज। इतनी रेंज मांग रहा है कि उड़ाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ गैराज के बाहर निकाले F-16 वहीं से फायर करें। तो उस वास्ते लेकिन इंडिया ने फिर अमेरिका के साथ काफी कॉय करा, S-400 ऑर्डर कर लिया, याद है आपको 1 साल यस, पहले। और यस, फिर F-21 ऑर्डर नहीं किया, रफाले ऑर्डर किया। हालांकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी, मैन्युफैक्चरिंग की भी थोड़े प्रोमिस किए थे। तो अमेरिका वाज जनरली अपसेट इंडिया की ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कि कब तक बर्दाश्त करें। तो ये जो यूक्रेन की जंग में जो इंडिया ने जो पोजीशन लिया है बीच में या रशिया के साथ, उसके बदले में ये F-16 वाली हरकत अमेरिका ने की है। और अगर आप नोटिस करें हैं, जब से F-16 के बारे में अनाउंसमेंट्स हुए हैं, इंडिया की रशिया की तरफ पोजीशन बदल गई है। उज़्बेकिस्तान में मोदी ने जाकर कहा कि भाई दिस इज द वॉर, एरा ऑफ वॉर इज ओवर, ये जंग। तो वहां पे उन्होंने डिस्टेंस कर लिया। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जयशंकर ने साफ कह दिया कि हम उनके साइड है जो यूएन के चार्टर के साइड में है। देखा, आप याद है, दैट इज द फ्रेज। पहले ये कहा कि आई एम वी आर विद दोज हु आर ऑन द वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस एंड वी आर ऑन द साइड ऑफ द यूएन चार्टर। तो रशिया के खिलाफ जो 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 शिकायत है कि उन्होंने यूएन चार्टर को वायलेट किया। तो इंडिया जब कह रहा है कि वो यूएन चार्टर के तरफ है, तो इट इज सेंडिंग ए सिग्नल टू अमेरिका सेइंग वी आर विथ यू, और रशिया को कह रहा है कि नाउ वी आर नॉट विथ यू, राइट। और ये दोनों सिग्नल्स जो जयशंकर ने भी दिए और मोदी ने भी दिया, मोदी ने पब्लिकली दिया ना, मतलब उसने पब्लिकली डांटा है पुतिन को। तो ये दोनों सिग्नल्स वो 450 के मिलियन डॉलर F-16 के बाद आए हैं। तो अब उसके बदले में अमेरिका पे इंडिया प्रेशर डाल रहा है कि भाई ये तुम क्या क्या मतलब दैट वी हैव इंडिपेंडेंट रिलेशंस विद बोथ कंट्रीज। क्या इंडिया के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करते हो, पाकिस्तान के साथ क्या शेयर करते हो?
ये सवाल उठाया ना इंडिया ने। हमारे साथ तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वी हैव शेयर्ड वैल्यूज, वी हैव शेयर्ड इंटरेस्ट। लेकिन पाकिस्तान के साथ आपके क्या शेयर्ड वैल्यूज है भाई? और ये तो चमचा है चाइना का। तो क्या आपके स्ट्रेटेजिक वैल्यूज क्या है? मतलब इंडिया इज लेजिटिमेटली सवाल पूछ रहा है ना ये पब्लिकली, क्योंकि वो डायरेक्टली पूरी तरह से क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहते हैं ना। मतलब इंडिया ऑल्सो वांट्स अमेरिका इन इट्स ऑन इट्स साइड, इट वांट्स टू बी द बेस्ट बडी ऑफ अमेरिका का ना। तो ये टेंशन चल रहा है। तो इट्स क्वाइट मतलब डिप्लोमेटिक चेस समझिए आप, जयशंकर और ब्लिंकन के बीच में। हुँ, एंड इट इज वेरी क्लियर कि जयशंकर इज प्लेइंग बेटर। उसने 3-4 फायरें की हैं बहुत जबरदस्त। तो एक तो ये किया, दूसरी चीज उसने इंडिया की मीडिया कवरेज का क्रिटिसिज्म कर दिया, और वो टाई अप किया टेक, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, ये सारे जो यूएस मीडिया जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका क्रिटिसिज्म भी कर दिया। तो और एक चीज पे बैकफुट हो गया है, मतलब ब्लिंकन के साथ। जब ब्लिंकन कुछ कहेगा तो कहेगा कि भाई आपका मीडिया तो हमारा दुश्मन है, आप हमारे दोस्त कैसे हैं, राइट? सो दैट इज द सेकंड अटैक ऑन द यूएस इनडायरेक्टली। और तीसरा जो उन्होंने सॉर्ट ऑफ अटैक किया वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, बहुत दिलचस्पी। तो उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क को ह्यूमन राइट्स के चैलेंजेस हैं, और दोनों मुल्कों का जो ह्यूमन राइट्स का सिचुएशन है वो हिस्टोरिकल है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया, हिस्टोरिकल है, ये बहुत अहम है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे जो ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे स्लेवरी और रेसिज्म से ताल्लुक है, और हमारे जो ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास से ताल्लुक रखते हैं, हमारी हिस्ट्री से, जब इन्वेडर्स ने आए और हमको कॉन्कर किया। तो वो कह रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है दोनों मुल्कों में, उनको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। ये नहीं कि रूल बन गया है ना। वेस्ट ने क्या किया, कई चीजों तक वो बुरी चीजें करते, जब वो नया रूल बनाते फिर इमीडिएटली सारी दुनिया के ऊपर इंपोज करना चले जाते, राइट? अरे अभी 2 मिनट नहीं हुए, नया रूल बनाया आप, फिर हमारे पे आप अभी पिछले सालों से इतना बुरा, मतलब अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम देखें 1965 तक रेसिस्ट था। अभी भी जरूरत पड़ रही है लॉस पास करने के, अफ्रीकन अमेरिकन को वोट देने की, अभी भी चीजें, इक्वल राइट्स, एक्सेस नहीं है वोटिंग का अफ्रीकन अमेरिकन को अभी भी अमेरिका में, राइट? फिर भी हम दूसरों को जाके इमीडिएटली लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, राइट, कि आप वोटिंग राइट दें सबको। तो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। मुझे बड़े ताजुब हुआ कि मीडिया में किसी ने पिक नहीं किया कि उन्होंने हिस्टोरिकली टाई कर दिया है ह्यूमन राइट्स को। तो अब क्या होगा, क्योंकि इंडिया हैज ब्रॉट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जब भी इंडिया की करंट सिचुएशन पे क्रिटिसाइज करेंगे तो वो भी इनकी करंट सिचुएशन, इनके पास्ट पे क्रिटिसाइज शुरू कर देंगे। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही हैज डन। लेकिन नाराजगी मुझे लगता है इंडिया को इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान को F-16 वाली एड देके अमेरिका ने एहसास दिला दिया कि भाई हम आप पे अभी भी दबाव डाल सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उतनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस नहीं है। हम आप पे, हम अगर पाकिस्तान को एक और एक स्क्वाड्रन दे देते हैं तो आप रजा को छोड़ देंगे। दैट इज द पॉइंट दे हैव मेड ना। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव, और आई होप कि पाकिस्तान इसको मिस इंटरप्रेट ना करे। मतलब बाद औक़ात आप अपनी महबूबा को जलाने के लिए किसी दूसरी की तरफ देखते हैं, राइट? तो आप खुशी के मारे रुखे ना छापना शुरू कर दें उस कुछ होने वाला नहीं है, इट इज नॉट अबाउट यू। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो ऑफर आया है इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एड। एक और एक इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि इमरान खान को निकालने का तोहफा है ये मिलिट्री को पाकिस्तान की, कि भाई फाइनली ये एंटी अमेरिकन बंदे को आपने निकाल दिया, चलें ये ले ले तोहफा, हम दो कुछ $150 मिलियन आपको उसकी एड में दे देंगे वो जो फ्लड्स आए हैं, और 450 मिलियन आपको फौज के लिए भी दे देंगे। हु नोज, दैट कुड आल्सो बी ए रिवॉर्ड। मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये वजह है इसकी। मेरा ख्याल है कि मेरी एक ज़ाती असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ौज के और पेंटागन एंड जीएच के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब ये दिस इज़ नथिंग टू डू विद दिस, और क्योंकि ये पिछले 15 साल अमेरिकन मिलिट्री ने डायरेक्ट डील किया हमारी फ़ौज के साथ, तो दे हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दैट्स वन थिंग। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बड़ा बुनियादी एक सवाल बात करना बता दूं मैं आपको, इट्स आल्सो जी, ए बिजनेस चीज ना।
अगर यस, अमेरिका, ये तो खाली स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं ना, सर्विसिंग कर रहे हैं। अगर आपने गाड़ी खरीद ली है, अब सर्विसिंग कर रहे हैं। अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग नहीं खरीदेंगे ना। यस, सो इट इज़ जस्ट अ बिज़नेस थिंग यार। मतलब मेरे ख्याल से जो F-16 के जो ओनर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो लोग तो कह रहे हैं उनके कि भाई दिस इज़ अ बिज़नेस डील, वी नीड टू फुलफिल आवर ऑब्लिगेशंस ऑफ यस, सर्विसिंग द प्रोडक्ट दैट वी हैव सोल्ड। जी, ट्रू, बोलिए। ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल करना चाहता हूँ। जी, आप पिछले 2008 से लेके 2005 में जी, चले जाएँ, तो इंडिया को बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को एक सिविल न्यूक्लियर डील दी, जी, बायपासिंग अ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम एनपीटी, जबकि जी, पाकिस्तान भी उसी कैटेगरी में खड़ा हुआ, ठीक है। जी, 2008 के बाद ऑनवर्ड इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होनी शुरू हो गई, मिलिट्री जो वेपनरी जाना शुरू हो गई, और बल्कि मैं देख रहा था 2008 से लेकर 2018 तक जो तकरीबन, और अभी तक तकरीबन को $20 अरब का वेपनरी इंडिया ले चुका है अमेरिका से। क्वेश्चन ये बुनियादी है कि पाकिस्तान की तो फौज भी इतनी बड़ी नहीं है, हमारा जो डिफेंस बजट भी बहुत कम है, 10-12 अरब डॉलर। आई थिंक इंडिया स्टैंड समवेयर अराउंड 76, और इसके $89 बिलियन, अच्छा, अभी नंबर अभी 3 है। अभी लेटेस्ट मैंने नहीं देखा, हाँ, लेकिन 76 लास्ट टाइम देखा था मैंने। एनी या हाउ, एज जी, पर द सिपरी सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 76 जी। था। एनी हाउ, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, व्हाई इंडिया इज सो कंसर्न, क्यों है इतना कि ये जो चीज है, ये पाकिस्तान को, जो आपने बात की कि ये सर्विसिंग नहीं देंगे तो कौन उस बिजनेस को लेगा अगर वो नहीं देंगे, तो इंडिया क्यों इतना कंसर्न्ड है जब खुद इतने अरबों डॉलर की चीजें ले रहे हैं, और इतनी, अब पाकिस्तान और इंडिया का कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में तो इंडिया से मुकाबला ही कोई नहीं है, तो इवन देन व्हाई इज इट सो कंसर्न्ड, बिकॉज हिस्टोरिकली हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस पॉइंट? आई थिंक इट इज़ नॉट इन एड की या हथियार की वैसी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि उनसे बात क्यों किया आपने? आप उनकी कदर क्यों कर रहे हैं? हम इतनी कोशिश कर रहे हैं उनको आइसोलेट करने की। आप यस, व्हाई आर यू अंडरमाइनिंग दैट डिप्लोमेसी? बिकॉज़ मतलब आप देखें, पिछले 4-5 दिन से जो वॉशिंगटन में मीटिंग्स हो रहे हैं, आई मीन इट्स लाइक अ पैरेलल चल रहा है ना। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो रही है। सो दे आर, ये और बात है कि मतलब जयशंकर वाज़ रिसीव्ड लॉट मोर रिस्पेक्ट एट द पेंटागन। अगर आप देखें तस्वीर, और आपके फॉरेन मिनिस्टर को वो इनविटेशन नहीं आया, बट मतलब दे आर गिविंग यू एनफ टू टू लुक रिस्पेक्टेबल, ये कह रहा हूँ मैं। और यस, वो मुझे लगता है कि वो बात खटक रही है, बिकॉज आई मीन इंडिया डज वांट टू मेक पाकिस्तान ए पराया स्टेट, एज ए रोक स्टेट जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है कश्मीर में। और जब तक आप कश्मीर में बोलते रहेंगे वो गुस्सा चलते रहेगा। अगर आप समझते हैं कि आप कश्मीर में जाके यूएन में जाके कश्मीर के बारे में बातें करते रहेंगे और इंडिया विल नॉट रिस्पॉन्ड, वहाँ पे तकरीर नहीं करी तो क्या अब आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा? मतलब साल भर रिस्पॉन्ड देते रहेगी इंडिया इन ट्राइंग टू, हर बार जब किसी मेजर डिप्लोमेटिक इश्यू होगा उसमें वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने की, यू नो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप T20 क्रिकेट फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन अब एक नई लीग शुरू हुई साउथ अफ्रीका में। वो सारे के सारे नई टीमें, सारे आईपीएल की टीमों ने खरीद ली। हम्म, तो पूरी साउथ अफ्रीका की जो नई लीग खुली है, पूरी की पूरी इज लाइक अ सब्सिडियरी ऑफ आईपीएल, क्योंकि हर टीम को आईपीएल की एक टीम ने खरीद ली है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान है कि शायद वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेल सकेंगे। समझे आप? तो उसमें यह होगा कि इंडिया में तो है नहीं उनको इनविटेशन, अब साउथ अफ्रीका से भी आप आउट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली जिस तरह से साउथ अफ्रीका पराया स्टेट बन के फाइनली क्रम्बल हो गया था, दे आर होपिंग कि इंडिया पाकिस्तान विल सीज इज हॉस्टिलिटीज एंड कम डाउन टू इट्स नीज, मतलब घुटनों पे उतारने चाह रहे हैं आपको। एंड इंडिया कैन डू इट। और मुझे लगता है कि जो करंट इंडिया की कैपेबिलिटीज है, दे आर बीइंग वेरी, क्या बोलना चाहे, डिसेंट अबाउट इट। अगर ये बैलेंस ऑफ पावर अगर पाकिस्तानी जनरल्स के पास होता तो अभी तक हमला कर दिए होते। अगर हम आपके, अगर मुशर्रफ
के पास उतनी ताकत होती आज जितना इंडिया की मिलिट्री के पास होती, तो क्या वो हमला नहीं कर देते? तो इंडिया, आई एम सरप्राइज, मैं जैसा कह रहा हूँ कि इंडिया के पास अब कन्वेंशनल एडवांटेज है एंड दे कैन पनिश पाकिस्तान। और इंडिया के लिए इट्स ए वेरी स्ट्रेटेजिक इशू ना भाई, दोनों तरफ, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, and China is growing in strength. They have to make sure that Pakistan does not grow in strength, right? So, so in that sense, I'm not surprised by all the moves that India is making. मतलब अगर मुझसे पूछते तो मतलब मैं तो साफ कह देता कि भाई अगर आप ये बिलावल को बुला रहे हैं तो आप उसी की से बात करें, मैं जा रहा हूँ वापस। अमेरिका का लेवल पता हो जाता, यू आर ऑन हिज लेवल नाउ, यू टॉक टू बिलावल, आई एम गोइंग होम बोल के चला जाता हूँ। तो ब्लिंकन का लेवल बिलावल का लेवल हो जाता। देन वी वुड से कि अगर आप बात करना है तो बाइडेन को कहें कि आए दिल्ली। And they are being very nice about it. They're not putting that much pressure. India can do that, you know, because अमेरिका को बहुत जरूरत है इंडिया की। इंडो पैसिफिक जाने वाला नहीं है, ये स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट 30 ईयर। आपको पता है, अगर आप बाइडेन और ब्लिंकन को सुने तो जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी सीरियस। यहाँ पे अमेरिका में हर अल्फाज को नाप तोल के इस्तेमाल किया जाता है। So you should never take any phrase, any sentence casually. मतलब उसमें बहसें होती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो जो फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप कह रहे हैं। The US-India relationship is now the most consequential. It does not matter कि ये पार्टनरशिप हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या अलायंस हो, फॉर्मल अलायंस हो या इनफॉर्मल, पता नहीं, पर लेकिन ये जो जो रिश्ता है बहुत ही ज्यादा असर करने वाला रिश्ता है। दैट इज व्हाट इट मींस, द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल। यानी इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये अमेरिका की सोच है। हुँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो जी क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल आता है इस सारी स बात आपकी सुन के। इंडिया अमेरिका को इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। इंडिया एट द एंड ऑफ द डे क्या निकालना चाहता है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इज़ फ्रस्ट्रेटेड, पाकिस्तान इज़ आइसोलेटेड, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज करना, पाकिस्तान की क्रिकेट खिलाड़ियों को नहीं बुलाएँगे। इंडिया व्हाट व्हाट डू दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट? एक तरफ ये भी बात होती है इंडिया के अंदर, जी पाकिस्तान है, नेबरिंग कंट्री है, इतना डिस्टेबलाइज़ भी नहीं होना चाहिए कि हमारे जो लिए कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज़ करो। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या निकालना क्या चाहते हैं? क्या फ़ौज को वीक करना चाहते हैं? अदारों को वीक करना चाहते हैं? इकोनॉमिकली डाउन रखना चाहते हैं? ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहे हैं? एंड देन क्या निकलेगा उससे? क्या उससे इंडिया जो है वो समझता है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो अदर देन चाइना हमें खित्ते में जो मैनेज कर रहा है या हमारा मुकाबला कर सकता है, मिलिट्री पावर रखता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए? हाउ डू यू सी दिस सर? ये क्या माइंडसेट है इंडिया के अंदर? देखिए, देयर आर टू लेवल्स। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे है, जो टीवी चैनल्स पे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह कहते हैं। तो वहां पे जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया में सेंटिमेंट है, वो इज ए बेनिफिशियल सेंटिमेंट। पोलराइजेशन में काम आता है वो, राइट। आप देखें, जो लोग मुझसे नाराज होते हैं वो मुझे गालियां देते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं। और नीचे जाके कमेंट्स में देखें, ठीक है, एक एक छोटी छोटी बातें पकड़ के, ऐसा कहा, मेरा मुल्क कहा, तेरा मुल्क कहा, लाइक, तो ऐसे लोगों को तो बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो दैट इज ए, तो वो उससे हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो आपके पास भी होता है, राइट। इमरान खान जो जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपनी लीडरशिप का मजाक उड़ा रहे हैं ना। यस। हाँ, तो ही इज क्रिटिसाइजिंग योर लीडरशिप, दैट इज, सो वो दैट इज द, वो तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स लेवल पे है। बट स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या सोच है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि देखिए, अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया को होगा। भाई 220 मिलियन है, अगर 20 मिलियन रेफ्यूजीज भी निकल गए
तो क्या करेगी इंडिया? भूखे मारे अगर पाकिस्तान से लोग आना शुरू हो गए इंडिया, तो क्या इंडिया बॉर्डर पे रोकेगी इनको? जैसा म्यांमार से आए हैं रोहिंग्या, दिस विल कॉज अ लॉट मोर अटेंशन, क्योंकि थोड़े अफगानिस्तान भी जाएंगे, थोड़े इधर आएंगे। सो वी डोंट वांट पाकिस्तान टू बिकम ए फेल्ड स्टेट सीरिया की तरह, क्योंकि कई चीजें हो सकती हैं। एक तो रेफ्यूजीज पैदा हो सकते हैं, दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा सीरिया में आगे थे, याद है, आईसीस, ये वो पैदा हो सकते हैं, और वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी भी आपके पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स है कि इंडिया के पास कुछ 160 है और आपके पास 190 है। तो ये 200 बम जो है कहाँ पर है? अगर वो लग गए किसी के हाथ में तो क्या होगा, राइट? कैन यू इमेजिन? आपके पास क्या दाढ़ी वाले पागल ये कम जो है? ये तो डॉक्टर, ये तो जब वॉर एंड टेरर शुरू हुई थी तब भी कहते थे कि जी वो जो न्यूक्लियर वेपन है वो स्वात से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक नैरेटिव तो बनाया वेस्ट के अंदर, हाँ, ये बना बट इंडिया में। दैट इज बिकॉज योर मिलिट्री इज स्टिल ए स्टेबल इंस्टीट्यूशन ना। अगर मिलिट्री कोलैप्स हो जाएगी तो उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा? वी डोंट नो, यस, राइट? So यस, that's what I'm trying to say. India doesn't want Pakistan to become a failed state. They want Pakistan to be so weak that it doesn't become, basically जो सर 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 में दर्द जो खड़ा रखा है वो खत्म हो जाए। देखिए, आप इंडिया जो फौज वगैरह कश्मीर में डिप्लॉय की हुई है, ये बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर चीजों की वजह से है ना। हम्म, तो ये जो इससे कॉस्ट, ये सरदर्द है, कॉस्ट है, तो वो भी कम हो जाएगा। सो इन दैट सेंस, और सो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आपके जो प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी, उन्होंने इंडिया को रीजनल दुश्मन के तरफ रेफर किया, रीजनल एनिमी लफ्ज इस्तेमाल किया। यूएन की जो जनरल असेंबली में स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर आपके, उन्होंने इंडिया को रेफर किया एज आर रीजनल एनिमी। तो जब तक आप इंडिया को एनिमी के तौर पे देखेंगे, तो इंडिया विल ट्रीट यू लाइक एन एनिमी। आपके स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स जाके पढ़े आप मिलिट्री के, कि हु इज द डेजिग्नेटेड एनिमी। जब हर मिलिट्री जब अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाती है तो दे हैव अ हाइपोथेटिकल एनिमी ना। सो फॉर एग्जांपल, जो अभी तो बाइडेन का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो अभी भी इंटरिम है, लेकिन अगर आप ट्रम्प की फाइनल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देखें, व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे मिल जाएगी, एनएसएस, तो उसने साफ कह दिया था कि ग्लोबल लेवल पे रशिया और चाइना हमारे दुश्मन है, और रीजनल लेवल पे न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया और ईरान हमारे दुश्मन है। तो अमेरिका की जो डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज है, इनको एज एडवर्सरीज रखते हुए प्लानिंग करते हैं। तो पाकिस्तान की जो एडवर्सरी और स्ट्रैटेजी है आपकी, इंडिया को रख के आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो इंडिया विल ऑब्वियसली कीप दैट इन माइंड। हालांकि इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी इज नॉट विद पाकिस्तान इन माइंड, इट्स मोर विद चाइना इन माइंड, है ना। तो लेकिन एक साइड में सरदर्द भी है ना। इट्स लाइक दैट, आप गेम खेल रहे हैं, फिर एक मक्खी इधर इरिटेट करे जा रही है आपको। सो इट इज बिकम लाइक हटाए मक्खी को, ताकि मैं जरा ये चाइना के साथ खेलूं। सो इन दैट सेंस आल्सो आई थिंक अब पाकिस्तान से गालियां पड़ेंगी मुझे। नहीं, उसमें जी। ये है कि आपकी बात सही है कि वो लेकिन वो जो माइंडसेट इंडिया के अंदर है ना, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज बिकमिंग पीस ऑफ केक, हम इसको बड़े आराम से खा सकते हैं, ये वो। वो भी पाकिस्तान तो नहीं है। सिर्फ, हाँ, नो, इट इज नॉट ए वीक कंट्री। काफी मिलिटरीली इट इज रीजनेबली स्ट्रांग। ये नहीं है कि इंडिया पे हमला करके जीत सकता है। 1971 में जनरल नियाजी कह रहे थे कि अगला जुम्मा हम दिल्ली में पढ़ेंगे, और देखें क्या असर हुआ उनका। वहीं से पता चल गया था कि कन्वेंशनल बैलेंस ऑफ पावर तो 71 में ही शिफ्ट हो गया था, राइट। यस, हाँ, शिफ्ट हो गया। 65 की जंग की आप देखें तो वहां पे यू कुड टेल द डिफरेंस कि पाकिस्तान हैज टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज 65 की जो जंग थी। बट 71 में इंडिया कॉट अप एंड वाज वे अहेड। और उसके बाद से आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तान हैज हैड कन्वेंशनल एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहा है इन टर्म्स ऑफ, भाई न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और F-16 के थ्रू आपके पास डिलीवरी की कैपेबिलिटी है ना। F-16 कैन डिलीवर दोज न्यूक्लियर वेपन्स। सो देखिए, न्यूक्लियर
मुल्कों का प्रॉब्लम ये है कि उनको आप जंग में हरा नहीं सकते। यस, सो दैट इज द प्रॉब्लम कि व्हाट डू यू डू विद न्यूक्लियर पावर। जैसे अमेरिका अगर रशिया को अटैक करा, रशिया हारने लगेगी तो दे विल गो न्यूक्लियर। यू डोंट यस, वांट दैट। अगर आपने 10 भी डाल दिया उनके ऊपर, उन्होंने आपके ऊपर एक डाल दिया, तो डू यू वांट दैट? यू नो, यस, माओ ने कहा था निक्सन से कि मैं 300 मिलियन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, क्या तुम लॉस एंजलिस देने के लिए तैयार हो? हम्म, निक्सन का खून ऐसा फ्रीज हो गया था वो बात सुनकर। हम तो एक भी देने के लिए तैयार नहीं है। वी डू नॉट वांट टू गिव, एलए छोड़ दें आप, वी डू नॉट वांट टू गिव इवन वन लाइफ फॉर चाइनीज। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये स्ट्रेटेजिक थिंग। आई थिंक इन द लॉन्ग रन दोनों मुल्कों के लिए द बेस्ट थिंग वुड बी कि पाकिस्तान accepts India's regional hegemony and joins the bandwagon। और जैसा बांग्लादेश का फायदा हो रहा है वैसा पाकिस्तान का भी फायदा होगा। आपने चाइना को टेस्ट करके देख लिया। आई थिंक पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक डिबेट की जरूरत है ऑन चाइना। इज चाइना ए रिलायबल पार्टनर? नंबर वन। नंबर टू, can we ruin our relations with other countries hoping that China will be an all-weather friend? समझे ना आप? ये सवाल आपके लिए बहुत सीरियस सवाल है कि हम सारे अंडे एक बास्केट में जिसका नाम चाइना है उसमें डाल दें क्या? स्ट्रेटेजिक रशिया से भी अब ताल्लुकात नहीं है, इंडिया से भी नहीं है, वेस्ट के साथ भी आपके ताल्लुकात। देखिए, अगर इलेक्शन हो जाता है अनकरीब, जिस तरह से आपकी इकोनॉमी जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली द इनकम्बेंट्स विल लूज। क्योंकि पब्लिक में जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, तो वो नजर आएगा ना पोल में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिक खुशी खुशी जाके इमरान खान को वोट डालेगी, बट वो जो करंट है उनके खिलाफ जरूर डालेगी वोट, बिकॉज दे नॉट हैप्पी विद इकोनॉमिक सिचुएशन। फिर फ्लड्स के सिचुएशन पे भी आई एम नॉट श्योर कि द गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट इंडिया एज रीजनल पुलिसमैन भी, ये मैंने इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों से ये सवाल सुना है मेरे और हेजेमनी कह रहा हूँ, मतलब हेजेमनी, हाँ। बिल्कुल हेजेमनी का, लेकिन हेजेमनी इज दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। पाकिस्तान जो है वो पिछले 75 साल में पाकिस्तान ने यही तो एक काम किया है। पाकिस्तान यही आज भी तो ये चीज कह रहा है। इंडिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जो आपने भी एक दफा मेरे इसी शो में बात की थी, कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान से बात ना करके इंडिया ने एक फ्रंट खोला हुआ है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक लॉबी है, ग्रुप ऑफ थिंकर्स है, जो समझता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छी तरह से इंगेज हो जाओ और चाइना के साथ जो है वो कम्पीट कर लो। दैट इज वेयर द थ्रेट इज, वहां पे है, पाकिस्तान अब नहीं है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम वो ये है कि जो इंडिया की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है मौजूदा, उसकी जो पावर है वो आती है पाकिस्तान से, और वो आती है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट रखते हैं, दिस इज व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग विद अस एंड इन पाकिस्तान, उसको वो जो सपोर्ट मिलती है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, 2019 तक वो बड़े क्रिटिकल टफ थे पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद उन्होंने अभी ये प्लान चेंज किया और वो साइलेंट हो गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, इग्नोर करते हैं कि छोड़ो यार, अब हमारी एक नहीं, हमने एक तरीके से अवाम को साथ लगा लिया। लेकिन वो एक बहुत बड़ी ताकत उनको एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट से मिलती है, तो वो भी नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, रीजनल हेजेमनी मानना, मतलब ये तो सारे काम हो सकते हैं, डिफॉल्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आई एम जस्ट शेयरिंग अ माइंडसेट, एक जो सोच या मैंने जो चीजें इस्लामाबाद में लोगों से सुनी है। बट एनी हाउ डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेरी एक इंटरेस्टिंग किस्म की डिस्कशन है। एक वन लास्ट क्विक क्वेश्चन मेरे हैदराबाद में एक कहावत है, सर। कहते हैं कि छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है। लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल इन पाकिस्तान दिस जो है, केस पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब तरबूज बन गया है। they have to recognize that the balance of power कई लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बदल गया। मैं अभी देख रहा था इंडिया की जीडीपी, अगर आप गूगल करें
तो आप देखेंगे जब इंडिया बिगैन इट्स लिबरलाइजेशन 92-93 की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया की जीडीपी वाज इक्वल टू व्हाट इज पाकिस्तान जीडीपी टुडे, 350 बिलियन डॉलर के करीब। अब इंडिया की इससे 10 गुना बढ़ गई है। सो इंडिया के पास डिस्पोजेबल रिसोर्सेज ह्यूज अमाउंट है। अगर आप 10% डिफेंस पे, आई डोंट नो, पाकिस्तान का तो बजट बहुत ज़्यादा है डिफेंस का, अगर इंडिया अगर 10% भी अगर अपनी इकोनॉमी की अगर स्पेंड करे डिफेंस पे, तो इट विल बी बिगर देन चाइनाज डिफेंस बजट। तो एक तो सेकंड इकोनॉमिक, थर्ड टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हो गया इंडिया, ठीक है। टेक्नोलॉजी में भी। हाँ, सो इट हैज मल्टीपल तीस। चौथा कि जो ग्लोबल इंडिया के डायस्पोरा का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उससे यू आर गोइंग टू गेट कॉर्नर्ड इंटरनेशनली। अगर फॉर एग्जांपल, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, राइट, मैं डीसी में रहता हूँ, वो डीसी के करीब रहता हूँ, डेलावेयर में रहता हूँ, लेकिन जब मेरी बात यहाँ पे सेनेटर्स के साथ होती है वगैरह, अगर वो मुझसे कहेंगे कि वी वांट टू पुट प्रेशर, मैं तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बिल्कुल दुम करूंगा मैं यहाँ पर। अगर अमेरिका ने कोशिश भी की इंडिया के ऊपर कुछ करने की, आर्टिकल्स लिखूंगा मैं, सेमिनार्स करूंगा, कॉन्वर्सेशन पे धूम करूंगा, सेनेटर्स को बुलाऊंगा, उनकी खींचूंगा। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पे, और बड़े बड़े दादा बैठे हुए हैं इंडिया से। कैन यू इमेजिन, सारे सीईओ आके बैठ के व्हाइट हाउस में, अगर उनको बोले यू कांट डू दिस, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? नहीं, वो इकोनॉमिकली तो ऑब्वियसली इंडिया इज फार 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 हेड तो मैं फ्रॉम ये कह रहा हूँ पाकिस्तान। कि इंटरनेशनली भी दूसरे जो बड़े बड़े मुल्क है, वो अपने इंडियन डायस्पोरा के वजह से दे विल यस, गो अलॉन्ग विथ इंडिया। तो मैं वो सॉफ्ट पावर की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया का सॉफ्ट बिल्कुल। पावर और कन्वेंशनल इस पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर इज रैपिडली इंक्रीजिंग। तो अगर आप मतलब नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं करें इंडिया की हेजेमनी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ना कि यू विल, मतलब बार्गेन की बात है ना, व्हाट विल बी द ग्रैंड बार्गेन जो कहते हैं ना, व्हाट इज द ग्रैंड बार्गेन? इंडिया मेरे से ख्याल में आपको क्या चाहिए कि इंडिया फाइनली, वो जो कह रहा हूँ ना, मक्खी जो तंग कर रही है वो बंद करने के लिए क्या चाहिए? मेरे कश्मीर तो नहीं नहीं ख्याल कि लेंगे, सवाल ही इंडिया बहुत नहीं। बड़ा होगा डॉक्टर साहब, इंडिया जी बहुत बड़ा है। जी लेकिन इंडिया को तो चाइना अभी ऐसे थ्रेट नजर आया ना, इंडिया तो वहीं खड़ा हुआ था, इकोनॉमी भी थी, सारा कुछ था। पाकिस्तान ही इंडिया को मैनेज कर सकता है, चाइनीज नहीं मैनेज कर सकते, मुझे, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है। हम तो फंसे हुए हैं अपनी लड़ाइयों में, हम तो इकोनॉमी का मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, तो पॉलिटिकल हेजेमनी इंडिया की एक्सेप्ट हो सकती है। क्योंकि मैंने सुन सुन के लोगों से, मुझे वो जी सोच का पता है कि जो पाकिस्तान में सोचा जा रहा है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, हमारे जो डिफेंस के लोग हैं, वो सारे, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन एक्सेप्टिंग इंडियाज हेजेमनी। हाँ, मुश्किल जरूर है, पर ना खरबूजा इस तरह के वो छुरी और वो जो आप कह रहे थे वैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, सर, आपको मैं आपको एक एक्सरसाइज 5 मिनट, मैं एक जस्ट कमेंट कर लूं सर, द ओनली थिंग मैं इज 5 आपके मिनट। सुनने वालों को कहता हूं कि आप जो सुनते हैं ना इंडिया के बारे में, जो स्ट्रेटेजिक बातें अबाउट ह्यूमन राइट, वो सेंटेंसेस लिखें, टॉप 10, वी विल नॉट एक्सेप्ट इंडिया हेजेमनी, हम ये वो सारी चीजें लिख के इंडिया निकाल के अमेरिका लगा दें आप, एंड दे विल आल्सो बी ऑल ट्रू। यानी पाकिस्तान एलिट आल्सो थिंक्स अबाउट अमेरिका एग्जैक्टली द सेम वे एज दे थिंक अबाउट इंडिया। लेकिन अमेरिका तो आ जाते हैं ना दुम हिलाते हुए, भैया राइट? अमेरिका पावर है, सारे आते हैं। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अमेरिका के बारे में भी वही चीजें कहते हैं जो इंडिया के बारे में कहते हैं, लेकिन अमेरिका में आके फिर यहाँ पे तो नी बेंड कर लेते हैं ना वॉशिंगटन में। भाई आपके करेंगे, वो उनके पास तो बहुत कुछ है देने को, वो तो इंडिया को जी, भी दे रहे हैं, वो हमें भी दे रहे हैं, वो कोई नई चीज तो नहीं है। इंडिया भी दे सकता भाई। अब इंडिया की वो हैसियत तो आ गई है कि इट कैन पोटेंशियली बी ए मेजर बिजनेस पार्टनर, यस, इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया इज। इन्वेस्टर्स, ये सारी चीजें। इंडिया कैन हेल्प पाकिस्तान become a very prosperous democratic country। अगर आप इंडिया से झगड़ा छोड़ दें तो आपको जो चीजें जो डेमोक्रेटिक बनने से रोक रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। यू विल बिकम ए मोर डेमोक्रेटिक कंट्री।
समझे ना आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इकोनॉमिकली एंगेज होना चाहिए इंडिया से, एंड दिस इज़ हम तो इसके ऊपर बड़ी देर से बात कर रहे हैं कि हुँ। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये होना चाहिए और ये हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। लेकिन मेरा ख्याल है दोनों तरफ से बड़ी टफ लाइन्स ली हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टफ लाइन ली हुई है, यहाँ पे भी टफ लाइन है। तो लेट्स सी कोई वे आउट निकले और जिससे कोई उमर चीज़ें साहब, बेहतर। अगर ये इस बार यूएन में जो बातें कही हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, अगर वो नहीं कहते, इंडिया ने तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का, कुछ भी नहीं लिया, राइट? तो आपका हमारा डिस्कशन भी कुछ और होता ना। यस। अगर शहबाज शरीफ आके फोकस करते ऑन इकोनॉमिक जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस, डेवलपमेंट। अगर आप देख रहे थे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कर रहे थे, जयशंकर वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल साउथ। यस। एक बार भी शरीफ साहब ने दूसरों मुल्कों की, जो गरीब मुल्क हैं, उनके बारे में ज्यादा फिक्र एहसास नहीं की। ट्रू। Whereas ट्रू। जयशंकर ने ही स्पोक फॉर द ग्लोबल साउथ, और उससे यस। ये होगा कि जो सुनने वाले मुल्क हैं दे विल अप्रिशिएट व्हाट इंडिया इज सेइंग, कि हमारे तरफ से उन्होंने शिकायत की कि रिफॉर्म का एजेंडा ठहरा हुआ है वगैरह। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर पाकिस्तान कश्मीर का मसला वगैरह अगर नहीं उठा था तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाता ना। तो आपको लेकिन ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी ना किसी 3-4 बंदों ने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके व्हाट विल पाकिस्तान से एंड हाउ विल वी रिस्पॉन्ड लेटर, ये तो हुआ होगा ना डिस्कशन में? एंड देन somebody will say okay they are going to bring up Kashmir, okay they are going to bring up this. ऐसा क्यों नहीं होता कि 4-5 साल के बाद the discussion is entirely different हम्म। because this issue is not coming up? समझ रहे ना कि आप मैं जाके मैं कहेंगे, आप एग्री। शिकायत करते रहेंगे, हमारी फिर दोस्ती कैसा होंगी भाई? यही सही कह धमकी रहे दे हैं। रहे मैं हैं। मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप सही, आपने सही कहा। इंडिया, मैं तो इससे आगे थोड़ा जाऊंगा दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ का लीडर इमर्ज हो रहा है। पाकिस्तान वही कश्मीर की बात कर रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और आई वांटेड, मैं तो बड़ा इस पे क्रिटिसिज्म करता हूँ कि एक तो पाकिस्तानी वजीर आजम की कभी कोई जो मीटिंग लिस्ट इंप्रूव नहीं होती और डिस्कशन इंप्रूव नहीं होती, वही सेम पुरानी बातें वही चली आ रही हैं। पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, दे डोंट हैव अ विजन कि खित्ते के बारे में, इंटरनेशनल इस ग्लोबल साउथ के बारे में कोई विजन नहीं है। इंडिया इज टेकिंग दैट लीड और वो पुश, वो जो उनको मिल रहा है, सो ऑब्वियसली वो इंडिया को एक एडवांटेज मिल रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो बहुत सारे जो ममालिक होंगे ग्लोबल साउथ के, दे विल अप्रिशिएट दैट इंडिया इज रेजिंग वॉइस एंड ऑल दिस, बट सो लेट्स देखिए, सी। जी। अगर आप मुझसे पूछते कि बिलावल भुट्टो व्हाट शुड ही डू दैट ही हैज नॉट डन, मैं ये पूछने लगा था आपसे। जी जी। बिलावल भुट्टो जाके अगर बिल गेट्स से मिलते जी। और कहते हैं बिल गेट्स को कि तुमने एनवायरमेंटल की इतनी बातें की, कोविड की इतनी बातें की, व्हाई डोंट यू एस्टैब्लिश एन एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर इन इस्लामाबाद, कि ये समझे कि फ्लड्स होते क्यों हैं। यस। यस। समझे आप? ट्रू। बिल गेट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 20-25 मिलियन डॉलर दे दें लाहौर यूनिवर्सिटी को, लम्स को, वहां पे रिसर्च सेंटर बनाए। व्हाई डजंट पाकिस्तान बिकम द बिगेस्ट फ्लड रिसर्च सेंटर फॉर साउथ एशिया? ये प्रॉब्लम बांग्लादेश को भी होने वाला है, बाद में इंडिया को भी हो सकते हैं ट्रू। एनवायरमेंटली, राइट? ट्रू। तो ये सोच, मतलब ये मैं सोच सकता हूँ, मेरा काम तो नहीं है ना ये। मैं मतलब आई डोंट थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। मुझे हैरत होती है कि मतलब कोई भी नहीं है आपके पास जो ये सोच सकता था। ट्रू। 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 बड़े लिमिटेड स्कोप है में सोचते हैं। और मैं देख रहा था हमारी तो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर भी आई थी, बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन ये आपने आपको एब्सोल्युटली पता है, राइट। जी। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के जो सबसे बड़े एनवायरमेंटल प्रोफेसर है वो पाकिस्तानी अमेरिकन है। अच्छा। सलीम अली, गूगल करें आप, सलीम एच अली। हम्म। ही, उन्होंने डिप्लोमेटिक यूएन के एडवाइजर हैं, और ही इज ऑल्सो, अभी उन्होंने साइंस की बहुत जबरदस्त अर्थली ऑर्डर पे नाम की किताब भी लिखी है। और सबसे ज्यादा ही हैज रिटन बुक्स ऑन एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी सर। ऐसे लोगों को आप बात कर सकते हैं, दे शुड हैव कंसल्टेड हिम। अगर तिलावल शुड हैव टेकन द ट्रेन, यहाँ आगे बात करके मिल के जाना चाहिए था डॉक्टर सलीम अली से, यस। बट इट इज नॉट। मतलब आई हैव नॉट सीन हिम इन एनी ऑफ द मीडिया वगैरह।
सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब इसको आपने जो भाई बात की है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही की है कि क्यों ना साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा क्लाइमेट के हवाले से एक सेंटर बन जाता और बिलावल इस पे बात कर सकता था। लेकिन बस वो एक ही माइंडसेट से सोच रहे हैं कि हमें बस पैसे दे दें। दिस इज़ व्हाट वो पैसे जो क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे आप पैसे लेने चाह रहे हैं, जिसमें हमें पर्सनली बड़ा दुःख होता है और हम बोलते भी रहते हैं। एनी हाउ डॉक्टर साहब बड़ा मज़ा आया, बड़ी एंगेजिंग डिस्कशन एंड इट्स ऑलवेज़ प्लेयर एंड ट्रीट टॉकिंग यू एंड देयर आर थाउज़ेंड्स हू वॉच यू एंड नाउ और आपका जो है वो दे लर्न एंड फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल एज वेल एंड आई विल पुट द लिंक डॉक्टर साहब के यूट्यूब चैनल का भी मैं लिंक पुट करूंगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर मुक्तदर खान साहब फॉर योर टाइम सर थैंक यू।